G7 और ग्रुप ऑफ सेवन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। G7 ग्रुप वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का इनफॉर्मल फोरम है जिसमें शामिल हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। अगर हम कॉन्टिनेंट के बेसिस पर डिस्कस करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से G7 ग्रुप में 2 कंट्री आते हैं, कनाडा एंड यूएस से। यूरोप कॉन्टिनेंट से 4 कंट्री आते हैं जिनका नेम है यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। एंड एशिया कॉन्टिनेंट से एक कंट्री आता है, नेम है जापान। इन कंट्रीज़ के नेम को आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो और ट्रिक है जूस विद GF। J मीन्स जापान, U USA, I इटली, C कनाडा, E इंग्लैंड मीन्स UK, G जर्मनी और F फ्रांस। इन कंट्रीज़ के नेम को हमने डिस्कस किया। आपको इनसे रिलेटेड एक फैक्ट्स और ध्यान रखना है कि G7 ग्रुप के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो G20 ग्रुप के भी मेंबर हैं। G7 ग्रुप का ना तो कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही इनका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर है। ये बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा कि G7 ग्रुप का हेडक्वार्टर किसी भी सिटी के नेम को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि G7 ग्रुप का कोई भी फॉर्मल हेडक्वार्टर, कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। G7 ग्रुप के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एनुअली बेसिस पर मीटिंग करते हैं और बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन इनकी एनुअल मीटिंग में जो भी रिजल्ट, जो भी ऑर्डर पास किया जाता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। नॉन बाइंडिंग को आप इस तरीके से समझिए, मान लो इन कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि हम क्लाइमेट चेंज इशू चल रहा है, इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे कि हम हमारा एमिशन जो है कम करेंगे, या फिर बात की इकोनॉमी की कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इसको हम इस तरीके से बूस्ट अप करेंगे। तो जो भी इन्होंने ऑर्डर पास किया वो इन कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ को अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़े, चाहे तो बनाए कंट्रीज और चाहे तो ना बनाए। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए G7 ग्रुप को लेकर के। अब हम डिस्कस करेंगे कि G7 ग्रुप का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले 1975 में फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट के नाम से जिसको जाना गया, उसकी फर्स्ट मीटिंग थी और बाद में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो है वो ही G7 के रूप में चेंज हो गया। स्टार्टिंग में इसमें 6 कंट्रीज़ थे और फिर टाइम के साथ में इसमें कनाडा जो है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जो 7 कंट्रीज़ हैं उसमें से स्टार्टिंग में जो 5 कंट्रीज़ हैं वो ही जुड़े और उन कंट्रीज़ ने 1970s के टाइम में सबसे ज़्यादा ऑयल क्राइसिस चल रहा था और उसकी वजह से सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ब्रेटन वुड्स के नाम से जिसको जानते हैं, उसमें कोलैप्स देखने को मिला। इन सभी को लेकर के 6 कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया और ये सारी कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमी पॉलिसी, इसके अलावा ग्लोबल डाउनटर्न जो देखने को मिल रहा है उसको फाइट करने के लिए काम करेंगे। फिर 1976 में कनाडा कंट्री भी इसमें जुड़ गया और फिर इस ग्रुप को बोला गया G7 और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो यहाँ पर प्यूर्टो रिको में हुई थी। धीरे धीरे जब G7 ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में यूरोपियन कम्युनिटी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग गई और 1977 में लंदन में G7 ग्रुप की जब मीटिंग हो रही थी तो यूरोपियन कम्युनिटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और 1981 में जो ओटावा समिट हुई G7 ग्रुप की, उसके बाद में यूरोपियन कम्युनिटी, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, वो भी G7 ग्रुप के जो भी वर्किंग सेशन होने लगे उन सभी में पार्टिसिपेट करती है और आज तक भी प्रेजेंट टाइम में भी यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो G7 ग्रुप की जब भी मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। 1980s का टाइम आया उसके बाद में और G7 ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। अब उन्होंने डिसाइड किया कि ना सिर्फ हम इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इसी के थ्रू 1998 में ग्रुप ऑफ 7 में एक कंट्री और इंक्लूड हो गया और ये ग्रुप जो है इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा। कंट्री का नेम था रशिया, लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स किया तो रशिया के ऊपर यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन के बेसिस पर 2014 से रशिया को G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया और फिर से ये ग्रुप जो है G7 के नाम से जाना जाने लगा। ओके,
अब ये G7 ग्रुप की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर्स के बेसिस पर प्रेजेंट टाइम में G7 ग्रुप कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 2022 के डाटा को अगर हम देखें तो G7 कंट्री जो हैं वो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% पॉपुलेशन G7 कंट्रीज़ में रहता है। ग्लोबल जीडीपी का 31% का पार्टिसिपेशन G7 कंट्रीज़ का है। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 21% जो पार्टिसिपेशन है वो G7 कंट्रीज़ का है। इसके अलावा चाइना और इंडिया दो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो हैं उनका और जीडीपी में भी उनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कोलैबोरेशन है, वो इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। ये आपको बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। यूपीएससी मेंस या आप किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस को अगर आप लिख रहे हैं तो G7 ग्रुप्स के बेसिस पर ये जो डाटा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें अगर इंडिया का कंक्लूजन होता है, इंडिया का उसमें पार्टिसिपेशन है, तो वह ग्रुप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि G7 ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम 2022 की जो समिट है उसमें इंडिया को भी बुलाया गया है और जर्मनी में ये समिट होने वाली है। प्रेजेंट टाइम में समिट चल रही है और इसमें ना सिर्फ इंडिया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब क्या ऐसा इशू है कि इंडिया को यहाँ पर बुलाया गया है? आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है और इस मीटिंग में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यूएन, WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वर्चुअली बेसिस पर। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस किया जा सकता है। रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अगर हमें लगाने हैं तो इसमें इंडिया का भी इंक्लूजन यहाँ पर कोशिश की जा सकती है कि इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश करे, या फिर ब्रिक्स कंट्री एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया और रशिया दोनों शामिल हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले करने का भी रोल हो सकता है इंडिया का। अब ये तो मीटिंग होने के बाद में ही क्लियर होगा कि इंडिया का यहाँ पर क्या स्टैंड है, किन किन इश्यूज को लेकर के डिस्कशन हो सकता है और इंडिया किस तरीके से अपने पॉइंट्स को रख सकता है। वैसे अगर हम बात करें तो बार बार इंडिया ने एक मीडिएशन के रोल प्ले करने की बात भी की है। अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो समिट हुआ उसमें भी डिस्कशन किया गया था कि रशिया और यूक्रेन के विवाद को एक मीडिएशन के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कशन के थ्रू उस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये G7 ग्रुप से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।